हाँ भैया संगीता, बाहर ही है। आवाज आ रही है? अच्छा कॉलेज के बाहर ही। Yes. हाँ हाँ हाँ। Yes. अंदर लेना उसे या वहीं पे रखना है? गार्ड से बोल दिया था आपने? ठीक है मैं एक बार बोल के आती हूँ। मैं बोल के आती हूँ। मैं आती हूँ। संजीता, लास्ट टाइम एक क्वेश्चन पूछा था, पॉजिटिव और नेगेटिव एब्जॉर्प्शन। आवाज आ रही है मेरी संजीता? आ रही है मैम। तो उसके लिए जब हमने बताया था पॉजिटिव और नेगेटिव एब्जॉर्प्शन, तो हमने बताया था कि जो पॉजिटिव एब्जॉर्प्शन है, ठीक है, अगर जो हमारा एब्जॉर्बेट है जिसकी हम बात कर रहे हैं, एक मिनट में व्हाइट बोर्ड शेयर करती हूँ। हमने बताया था कि जब एड्सॉर्प्शन प्रोसेस होता है, एड्सॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन में क्या डिफरेंस है कि अगर कोई सरफेस फिनोमेना है तो वो हमारा एड्सॉर्प्शन है, और अगर कोई बल्क फिनोमेना है तो वो हमारा एब्जॉर्प्शन है। फॉर एग्जांपल, अगर ये मॉलिक्यूल है तो इस मॉलिक्यूल के अगर सरफेस पे अगर कोई चीज रिटेन हो रही है तो ये एब्जॉर्प्शन है, मगर इस मॉलिक्यूल के अंदर से तक कोई चीज परमेट कर रही है तो एब्जॉर्प्शन है। तो तुमने क्वेश्चन पूछा था कि मैम पॉजिटिव और नेगेटिव एब्जॉर्प्शन का डिफरेंस, तो हमने बताया था कि अगर कंसंट्रेशन सरफेस की, मतलब जो भी हमारा एब्जॉर्बेट है उसकी कंसंट्रेशन सरफेस पे ज्यादा है इन कंपेयर टू बल्क, तो उसे हम कहेंगे पॉजिटिव एब्जॉर्प्शन। यानी ये अगर हमारा लिक्विड है और ये लिक्विड जो है सिर्फ लिक्विड है, तो इसका जो दूसरा कांटेक्ट है वो तो हमारा गैसियस फेस है, ठीक है। तो अगर इस लिक्विड के ऊपर जो है एब्जॉर्बेट की कंसंट्रेशन ज्यादा है तो वो हमारा क्या रहेगा, पॉजिटिव एब्जॉर्प्शन। और अगर इस कंसंट्रेशन में बात करें इसमें कि अगर जो है कंसंट्रेशन जो है एब्जॉर्बेट की लेस है, ठीक है, लेस सरफेस पे है मगर बल्क में कंसंट्रेशन ज्यादा है, यहाँ पे अंदर में कंसंट्रेशन ज्यादा है, तो ये हमारा क्या रहेगा, नेगेटिव एब्जॉर्प्शन। समझ में आया संजीता? यस मैम। हाँ यहाँ पे। तो उसके बाद अगर हम बात करें सरफेस फ्री एनर्जी, सरफेस टेंशन की, तो हमने बताया था सरफेस टेंशन क्या होता है कि अगर ये मॉलिक्यूल्स है हमारे, ये हमारा बल्क है, यहाँ पे जो मॉलिक्यूल्स हैं अपर के वो इक्वली बैलेंस नहीं होते हैं, ठीक है। इक्वली बैलेंस क्यों नहीं होते हैं? क्योंकि ये जो अंदर में बल्क मॉलिक्यूल है यहाँ पे तो इसको इक्वल ही मिल रहा है, इसका तो जो चारों तरफ से नेट फोर्स मिल रहा है ऊपर नीचे या दाएं बाएं से, इसके फोर्सेस तो सारे बैलेंस है जो ये मॉलिक्यूल बल्क में है, ठीक है। बट ये जो मॉलिक्यूल अपर में है इसके सरफेस पे क्या है, इस पे तो पूरे के पूरे फोर्सेस बैलेंस नहीं है, ठीक है। तो हमने बताया था कि यहाँ पे जो मॉलिक्यूल है, यहाँ वाला जो अपर मॉलिक्यूल है उसको जो है ये मॉलिक्यूल भी नीचे खींचने की कोशिश कर रहा है, ये भी खींचने की कोशिश कर रहा है, ये भी खींचने की कोशिश कर रहा है। तो इसके पास जो फोर्स जो है इस मॉलिक्यूल को सरफेस पे लाके बैलेंस करने के लिए होते हैं, उसे हमने बताया था सरफेस टेंशन, ठीक है। फिर हमने दूसरा बताया था कि जो सरफेस टेंशन के अगेंस्ट काम करता है वो हमारा सरफेस फ्री एनर्जी होता है, ठीक है। अब आपने क्वेश्चन पूछा था कि मैम पॉजिटिव और नेगेटिव एब्जॉर्प्शन पे सरफेस फ्री एनर्जी और सरफेस टेंशन दोनों कैसे काम कर रहा है। तो यहाँ पे जब हम बात करते हैं कि जो आपका पॉइंट था
कि सरफेस फ्री एनर्जी और सरफेस टेंशन में डिक्रीज इसलिए होगा यहाँ पे कि यहाँ पे जो मॉलिक्यूल्स है, ठीक है, सरफेस टेंशन के इंक्रीज होने का मतलब क्या है कि इस फोर्स को, इस मॉलिक्यूल को काउंटर बैलेंस करने के लिए हमें ज्यादा अमाउंट ऑफ फोर्स चाहिए, ठीक है, इस फोर्स को सरफेस पे रिटर्न करने के लिए। मगर अगर हमारा पॉजिटिव एड्सॉर्प्शन है तो पॉजिटिव एड्सॉर्प्शन पे ये जो हमारे मॉलिक्यूल्स हैं ये तो हमारे सरफेस पे ही रहेंगे ना, ठीक है, और ये मॉलिक्यूल्स जो है ये क्या कर रहे हैं, ये हमारा सरफेस टेंशन कम कर रहे हैं, है ना। तो जब सरफेस टेंशन कम करेंगे संजीता, पॉजिटिव एड्सॉर्प्शन होगा, तो यहाँ पे इस मॉलिक्यूल का जब सरफेस टेंशन ही कम कर रहे हैं तो इस मॉलिक्यूल को मतलब स्टेबलाइज करने के लिए हमें ज्यादा एनर्जी की थोड़ा जरूरत पड़ेगी, है ना, एनर्जी की जरूरत नहीं पड़ेगी, कम पड़ेगी। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी ये सरफेस के ऊपर जो है एब्जॉर्ब हो रहे हैं, और जब एब्जॉर्ब होंगे तो यहाँ पे जो मॉलिक्यूल है इसमें जब ये पूरे एब्जॉर्ब करेंगे, यानी यहाँ पे इनकी कंसंट्रेशन ज्यादा है, तो यहाँ पे जो मॉलिक्यूल का कांटेक्ट है वो आउटवर्ड फोर्सेस से जो है कम कांटेक्ट है, क्योंकि ये जो है ऑलरेडी रिड्यूस कर रहे हैं सरफेस टेंशन को, तो इसलिए पॉजिटिव एब्जॉर्प्शन में सरफेस टेंशन जो है हमारा डिक्रीज होता है, ठीक है। अब बात करते हैं सरफेस फ्री एनर्जी की। हमने बताया था जो फोर्स सरफेस टेंशन के अगेंस्ट में लगता है उसे हम क्या बोलते हैं, सरफेस फ्री एनर्जी। कोई भी मॉलिक्यूल अपने आप को स्टेबलाइज करने के लिए स्फेरिकल में होता है, ठीक है, मगर अगर मैं इस मॉलिक्यूल को स्टेबलाइज की जगह स्प्रेड कर दूं तो वो जो मैंने एनर्जी लगाई है सरफेस टेंशन के अगेंस्ट में वो मेरा क्या है, सरफेस फ्री एनर्जी। तो जब बात करें हम सरफेस फ्री एनर्जी की, जब हम बात करते हैं तो सरफेस फ्री एनर्जी में हमारे कोहेसिव और एडहेसिव फोर्स ही काम आते हैं, ठीक है। हमने जो है सरफेस फ्री एनर्जी में हमने बताया था कि जो एनर्जी सरफेस टेंशन के अगेंस्ट लगती है उसे हम सरफेस फ्री एनर्जी बोलते हैं। तो मेरे ख्याल से वो वाले पॉइंट में पॉजिटिव एब्जॉर्प्शन में अगर डिक्रीज हो रहा है सरफेस टेंशन तो इंक्रीज सरफेस एनर्जी होगी, ठीक है, और नेगेटिव एब्जॉर्प्शन में अगर आपका सरफेस टेंशन इंक्रीज हो रहा है तो सरफेस एनर्जी हमारी डिक्रीज होगी। तो वो पॉइंट कॉन्ट्राइंडिकेटरी था जब तुमने मुझे वो पीडीएफ सेंड किया। तो पॉजिटिव एब्जॉर्प्शन में अगर हम बात करें सरफेस टेंशन अगर डिक्रीज होगा तो सरफेस एनर्जी हमारी इंक्रीज होगी, और अगर जो है सरफेस टेंशन डिक्रीज होगा तो हमारा सरफेस टेंशन इंक्रीज होगा तो हमारा सरफेस एनर्जी डिक्रीज होगी। क्लियर हो गया मैम? उस पर दोनों ही डिक्रीज लिखे थे। उसमें वो दोनों पॉइंट में उसमें कॉन्फ्लिक्ट है, उसका मुझे या तो सोर्स देना, क्योंकि उसमें ऐसा अगर सरफेस टेंशन हम सरफेस फ्री एनर्जी की बात करते हैं तो दोनों ही ऑपोजिट है, ठीक है। सरफेस टेंशन मतलब कोई चीज जो है मतलब जो है मिनिमम फोर्स अटेन कर रही है, और सरफेस फ्री एनर्जी हमने बताया था कि जो सरफेस टेंशन के अगेंस्ट में लगता है वो हमारी सरफेस फ्री एनर्जी होती है। तो उसका या तो सोर्स चेक करो उस पॉइंट का, क्योंकि मुझे लगता है कि दोनों पॉइंट्स में डिफरेंस है, एक का डिक्रीज होगा तो एक का इंक्रीज होगा, दोनों का डिक्रीज नहीं हो सकता, ठीक है। ओके मैम। ओके कॉम्प्लेक्सेशन चल रहा था। यस मैम। हमने कॉम्प्लेक्सेशन स्टार्ट किया था। कॉम्प्लेक्सेशन में हमने स्टार्ट किया था, आपका कॉम्प्लेक्सेशन होता क्या है, एप्लीकेशंस बताई थी, फिर हमने बताया था कॉम्प्लेक्स 3 तरीके के होते हैं। पहला मेटल कॉम्प्लेक्स, दूसरा ऑर्गेनिक मॉलिक्यूलर कॉम्प्लेक्स, तीसरा इंक्लूजन कॉम्प्लेक्स, जिसमें हमने बताया था कि
मेटल कॉम्प्लेक्स में हमारा जो है 4 तरीके के होते हैं, जिसमें हमारा इनऑर्गेनिक चेलेट्स आता है। जिसमें हमारा इनऑर्गेनिक टाइप चिलेट्स, ओलेफिन और एरोमेटिक। ऑर्गेनिक में हमारा ड्रग कैफीन कॉम्प्लेक्स, पॉलीमर, पिक्रिक एसिड और क्विनोहाइड्रेट। और इंक्लूजन में हमारा चैनल, लेयर, क्लैथरेट, मोनोमोलिकुलर टाइप पर आया था। हमने बताया था कि जो हमारा मेटल कॉम्प्लेक्स में होता है, तो मेटल हमारा सेंट्रल एटम होता है, ठीक है, एज अ ड्रग, जो यानी हमारी जो ड्रग होती है वो मेटल कॉम्प्लेक्स की होती है। जैसे हमने बताया था कोबाल्ट हो सकता है, निकल हो सकता है। तो ये जो ड्रग्स है इसमें जो सेंट्रल एटम है कोबाल्ट मेटल है, निकल मेटल है, ठीक है। ये इंटरेक्ट करता है किसी भी बेस पेयर से, जैसे कोई भी इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर है और लिगेंड है, और फिर कोऑर्डिनेशन फॉर्म करता है, ठीक है। फिर हमने बताया था, आज हमें पढ़ाना है ऑर्गेनिक मॉलिक्यूलर कॉम्प्लेक्सेस। तो यहाँ पे हमने बताया था मेटल कॉम्प्लेक्स में हमारा जो सेंट्रल एटम है यानी जो सबस्ट्रेट है वो हमारा मेटल रहेगा, यानी जो हमारी ड्रग रहेगी वो मेटल रहेगी। इसके साथ जो है हमारा इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर, या जो इसका जो है ये जो हमारा मेटल है जिसके साथ ये कॉम्प्लेक्सेशन बनना है, तो जो ड्रग के अलावा जो चीज उसमें ऐड हो रही है उसे हम बोलते हैं लिगेंड या इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर। और जब ये मेटल बेस के साथ कंपाइल करता है तो ये कॉम्प्लेक्स बन जाता है, और ये जो मेटल और बेस जिस बॉन्ड से जुड़े रहते हैं वो कोऑर्डिनेशन बॉन्ड होता है, ठीक है। फिर हमने बताया था इनऑर्गेनिक टाइप में हमारा जो है वर्नर की पोस्टुलेट थी, जिसमें हमने बताया था, जैसे ये कोबाल्ट वाला एग्जांपल बताया था लास्ट टाइम। तो ये जो कोबाल्ट है ये हमारा जो है सेंट्रल एटम है, ये हमारा जो है ड्रग मेटल है, जिसके साथ जो है ये हमारा कोऑर्डिनेशन पेयर या आयनाइजेशन पेयर मिलके एक कॉम्प्लेक्स सिस्टम बनाएगा। फिर इसके बाद हमने चिलेट्स बताए थे। हमने बताया था कि अगर कोई मेटल आयन कॉम्प्लेक्स है जिसमें जो है जो सबस्ट्रेट है या लिगेंड, ठीक है, सबस्ट्रेट या लिगेंड हमने क्या बताया था, जो कि उस कॉम्प्लेक्सेशन में बना रहे हैं, अगर वो 2 से ज्यादा डोनर ग्रुप है तो उसको हम क्या बोलते हैं, चिलेट्स। यानी अगर कोई लिगेंड या सबस्ट्रेट अब 2 से ज्यादा डोनर ग्रुप से ज्यादा एक्ट कर रहा है, जैसे हमने बताया था डाइडेंटेट में 2 डोनर ग्रुप है, ट्राई में जो है आपका 3 डोनर ग्रुप है, और पॉली में 3 से ज्यादा डेंटेट ग्रुप है। तो यहाँ पे जो ये हमारा लिगेंड है या जो हमारा चिलेट बना रहा है या जो हमारा कॉम्प्लेक्स बनाने वाले एजेंट्स है, लिगेंड कॉम्प्लेक्सेस है, अगर इनके पास ज्यादा डोनर ग्रुप्स होते हैं और वो सेंट्रल मेटल से या मेटल आयन कॉम्प्लेक्स से कंबाइन करने की कोशिश कर रहे हैं तो वो हमारे चिलेट्स होते हैं, ठीक है। जैसा हमने बताया था हेक्साडेंटेन में हमने बताया था जो हमारा इथाइलिन डायमीन टेट्राएसिडिक एसिड है, EDTA, जो हमारा चिलेटिंग एजेंट्स होता है, उसमें 6 पॉइंट्स होता है अटैचमेंट के लिए। तो ये जो EDTA है ये हमारा जो है ये हेक्साडेंटेट होता है, और यहाँ पे जो है इसमें ये हमारे जो है किसी भी ड्रग के साथ जो है इतने सारे ये डोनर बॉन्ड दे सकता है एक कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे हमने इस पे आज बताया था कि बहुत सारे एप्लीकेशंस होते हैं, जैसे बहुत सारी ड्रग की सॉल्युबिलिटी इंक्रीज करने के लिए हम चिलेट एप्लीकेशन दे सकते हैं। सॉल्युबिलिटी इंक्रीज करने का मतलब जैसे हमने बताया था कि अगर हम बात करें एस्कॉर्बिक एसिड की, एस्कॉर्बिक एसिड या विटामिन सी ड्रग्स की, तो जो हमारे विटामिन सी ड्रग्स हैं या एस्कॉर्बिक एसिड है, अगर उनको जो है बाहर रख दिया जाए, एटमॉस्फेयर में रख दिया जाए, तो उनका ऑक्सीडेटिव डिग्रेडेशन हो जाता है, ठीक है। हमने बताया था जो ऑक्सीडेटिव डिग्रेडेशन है वो किस वजह से हो जाता है, वो इस वजह से हो जाता है कि जो हमारे मेटल आयन है जैसे आयरन या कॉपर जो है, अगर विटामिन सी या जो है एसिडिक जूसेस में प्रेजेंट होते हैं, तो वो आयरन या कॉपर जो है वो ऑक्सीजन के साथ इंटरेक्ट कर जाते हैं, और ऑक्सीजन के साथ इंटरेक्ट करने के बाद जो है क्या करते हैं, डिग्रेडेशन कर देते हैं एस्कॉर्बिक एसिड का। तो जब एस्कॉर्बिक एसिड डिग्रेडेड हो जाएगी तो उसके बाद जो है उस ड्रग का कोई वैल्यू तो रहेगा नहीं, ठीक है। और जो हमारे फ्रूट जूसेस या ड्रग्स होती है वो डिग्रेडेड हो जाएंगे, ठीक है।
तो उसके लिए जो है उनकी स्टेबिलिटी इंक्रीज करने के लिए, सॉल्युबिलिटी इंक्रीज करने के लिए हम क्या करते हैं, इन मेटल आयंस को चिलेट कर देते हैं EDTA के साथ, ताकि जो है जो हमारे मेटल आयंस है, जैसे हमने आयरन या कॉपर है, वो EDTA के साथ बाइंड हो जाए के इनएक्टिव हो जाए, ताकि वो ऑक्सीजन एब्जॉर्ब करके ऑक्सीडेटिव डिग्रेडेशन कंटिन्यू ना कर सके। फिर हमने बताया था प्योरिफिकेशन ऑफ हार्ड वाटर। प्योरिफिकेशन ऑफ हार्ड वाटर में हमने बताया था कि जो वाटर होता है उसमें जो है कैल्शियम आयंस प्रेजेंट अगर ज्यादा होते हैं, तो आयन या मेटल की कंसंट्रेशन अगर ज्यादा हो जाती है तो उसे हम हार्ड वाटर बोलते हैं, जिसको आपको पता है कि हार्ड वाटर हम यूज नहीं कर सकते हैं डेली एक्टिविटीज के लिए, ड्रिंकिंग के लिए, ठीक है। तो हार्ड वाटर में जो हमारे कैल्शियम होते हैं उनके अगर जो है हमें कम करना है, मेटल कंसंट्रेशन कम करना है, और हार्ड वाटर को अगर प्योर वाटर बनाना है तो हम उसमें भी EDTA का यूज करते हैं। तो EDTA क्या करता है, उस कैल्शियम आयन से बाइंड कर जाएगा। जब EDTA कैल्शियम आयन से बाइंड करके PPT बना लेगा, प्रेसिपिटेट बना लेगा, तो उसको हम फिल्टर करके एज ए प्योर वाटर यूज कर सकते हैं। फिर हमने बताया था ड्रग एनालिसिस के लिए हम जो है चिलेटिंग एजेंट्स का यूज करते हैं, जैसे प्रोकेनामाइड है। प्रोकेनामाइड जो है इंजेक्टेबल सॉल्यूशन होता है, अगर हमको उसको ऐसे करना है तो हम pH 4 to 5 पे उसका ऐसे कर लेते हैं, ताकि वो जो है चिलेट कॉम्प्लेक्स जब फॉर्म कर लेती है तो कलर कॉम्प्लेक्स फॉर्म कर लेती है, और उससे हमें जो है हम कलरीमेट्रिक मेथड से देख सकते हैं कि हमारी ड्रग कितनी एसिड है, कितनी कंसंट्रेशन उसकी प्योर है, ठीक है। फिर हमने बताया था एंटीकोगुलेंट। एंटीकोगुलेंट के लिए मतलब जो हमारा ब्लड होता है, ब्लड में हमारे आयंस होते हैं, तो अगर जो है ब्लड जो है हमारा क्लॉट होता है, ब्लड क्लॉट करने के बाद थ्रोम्बिन हो जाता है, तो जो हमारे ब्लड में जो कैल्सिट्रेट्स हैं या जो भी हमारे जो हम चिलेटिंग एजेंट्स अगर यूज करते हैं, जैसे सिट्रेट हो गया, EDT हो गया, ऑक्सलेट्स हो गया, तो वो क्या करते हैं कि जो हमारे ब्लड में चैनल्स हैं या हमारे जो ब्लड में मेटल्स हैं जैसे कैल्शियम आयंस है, उनके साथ बाइंड कर जाएंगे, और जब वो मेटल जो हमारे कैल्शियम आयंस वगैरह है अगर वो बाइंड हो जाएंगे तो वो थ्रोम्बिन फॉर्मेशन नहीं होगा, और जब थ्रोम्बिन फॉर्मेशन नहीं होगा तो कैल्शियम अवेलेबल ही नहीं है क्लॉटिंग करने के लिए, क्योंकि हमने कैल्शियम को ऑलरेडी जो है बाइंड कर दिया है किसी एजेंट के साथ, किसी कॉम्प्लेक्सिंग एजेंट के साथ। तो जब कैल्शियम प्रेजेंट नहीं होगा तो थ्रोम्बिन की जो प्रोसेस है वो स्टार्ट नहीं हो पाएगा, तो जब थ्रोम्बिन फॉर्मेशन फॉर्म नहीं हो पाएगा, प्रिवेंट हो जाएगा, तो हमारी क्लॉटिंग भी नहीं होगी, ठीक है। इसके बाद जो हमारे बाकी आते हैं उसमें जैसे ओलिफिन या एरोमेटिक टाइप होते हैं। ओलिफिन हमारे एल्कीन्स होते हैं जिनमें ल्यूइस एसिड बेस्ड रिएक्शंस होते हैं। क्या होता है ल्यूइस एसिड बेस्ड रिएक्शन? आवाज आ रही है मेरी सेकंड ईयर? यस मैम। आधे तो ऑन होल्ड ही रहते हैं इसमें। ल्यूइस एसिड बेस इंटरेक्शन क्या होता है? ल्यूइस एसिड बेस में, एक मिनट, पीपीटी दिख रही है? नो मैम। अब दिख रही है? यस मैम। लुईस एसिड बेस रिएक्शन में क्या होता है कि जब कोई बेस डोनेट करता है इलेक्ट्रॉन्स को एसिड से, ठीक है, अगर कोई बेस जो है वो एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है डोनेट करता है एसिड को, तो उसे हम लुईस एसिड बेस रिएक्शन बोलते हैं। तो जितना हमारा थर्ड है इसमें जो है ओलिफिन या फिर जो हमारे एरोमेटिक टाइप्स होते हैं, तो ये लुईस एसिड बेस रिएक्शन दिखाते हैं। जैसे ओलिफिन हमारे अल्कीन्स होते हैं, तो जो अल्कीन्स होते हैं या फिर जो है अगर हम बात करें इथाइलिन हुआ, प्रोपाइलिन हुआ या 1,3-ब्यूटाडीन हो गया, तो इनको जनरली हम ओलिफिन्स कहते हैं, और इनमें लुईस एसिड बेस रिएक्शन होता है, जिसमें क्या होता है कि जब इनमें बेस कंपाउंड होता है वो डोनेट करता है इलेक्ट्रॉन एसिड को। तो ये जो है ओलिफिन या एरोमेटिक टाइप में कौन सा रिएक्शन होता है? लुईस एसिड बेस रिएक्शन होता है। और दूसरा इसमें क्या होता है
कि इस तरह के कॉम्प्लेक्सेस को हम जो है बल्क ड्रग को बनाने के लिए या कोई भी अगर ड्रग एनालिसिस करते हैं तो यूज होता है, ज्यादा यूज नहीं होता है इनका जनरली मैन्युफैक्चरिंग में या फिर ड्रग एनालिसिस में हम इनको यूज करते हैं। अब हम बात करते हैं सेकेंड कॉम्प्लेक्सेशन का, जो हमारा कॉम्प्लेक्स था ऑर्गेनिक मॉलिक्यूलर कॉम्प्लेक्स। ठीक है, तो मेटल आयन में हमारा जो फर्स्ट या प्राइमरी कंपोनेंट था वो हमारा मेटल था। ठीक है, मेटल के साथ जो है वो हमारा लिगेंड जुड़ रहा था, जैसे हमने अभी उसमें पढ़ा था फर्स्ट में इसमें कि जो हमारा इनऑर्गेनिक कॉम्प्लेक्स होता है उसमें कोबाल्ट है, या चिलेट्स में क्या होता है कि जो डोनर ग्रुप होता है वो 2 से ज्यादा ग्रुप डोनेट करता है बॉन्डिंग के लिए। ठीक है, या कैल्शियम्स है, कोबाल्ट है, ये सब मेटल थे। अब हम बात करते हैं ऑर्गेनिक मॉलिक्यूलर कॉम्प्लेक्स में। तो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस में क्या होता है, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स जो हैं लिगेंड्स के साथ जुड़ते हैं। ठीक है, इसमें कोई मेटल का इन्वॉल्वमेंट नहीं है, इसमें जो हमारे ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स होते हैं वो हमारे जो है किसी लिगेंड के साथ बाइंड होते हैं, और वो जो बाइंड होते हैं या तो वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है या वीकर फोर्सेस होते हैं। ठीक है, तो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूलर कॉम्प्लेक्सेस में इस कॉम्प्लेक्सेशन में जो हमारे ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हैं वो वीकर फोर्सेस या हाइड्रोजन बॉन्डिंग से किसी लिगेंड के साथ जब जुड़ते हैं तो ऐसे कॉम्प्लेक्सेस को हम क्या बोलते हैं, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूलर कॉम्प्लेक्सेस। ठीक है, तो इस कॉम्प्लेक्सेस में जो बॉन्डिंग होती है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो सकती है, या हमारा वंडरवॉल फोर्सेस, वीक वंडरवॉल फोर्सेस लगता है, या हमारा डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन होता है। ठीक है, एनर्जी ऑफ अट्रैक्शन इसमें कम से कम 3 किलो केल्विन पर मोल होती है, और इसमें जो बॉन्ड डिस्टेंस होता है लिगेंड और मॉलिक्यूल के बीच वो कम से कम 3 एंगस्ट्रॉम होते हैं। अब ऑर्गेनिक मॉलिक्यूलर कॉम्प्लेक्स जो है 2 तरीके के होते हैं, या तो कॉम्प्लेक्स बनेगा या मॉलिक्यूलर कंपाउंड बनेगा। ठीक है, जो कॉम्प्लेक्स होता है तो कॉम्प्लेक्स हमारे जो रिएक्शंस होते हैं वो हमारे कोल्ड टेम्परेचर पे होते हैं। ठीक है, इसके लिए जो टेम्परेचर होता है वो कोल्ड कंडीशंस रिक्वायर करता है, और जो हमारे मेटल कंपाउंड होते हैं ये कंपाउंड जो होते हैं ये हमारे एलिवेटेड टेम्परेचर यानी हॉट टेम्परेचर पे बनते हैं। ठीक है, जो कॉम्प्लेक्सेस फॉर्म होते हैं उनमें जो वीक फोर्सेस ऑफ इंटरेक्शंस होता है, मॉलिक्यूल्स के बीच वीक इंटरेक्शन फोर्सेस होता है, जबकि मॉलिक्यूलर कंपाउंड में मॉलिक्यूल्स और लिगेंड के बीच जो है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन होता है। ठीक है, यानी कॉम्प्लेक्स में अगर जो है हमारा ऑर्गेनिक मॉलिक्यूलर है वो हमारा अगर किसी लिगेंड के साथ बाइंड करेगा तो उसके बीच वीक अट्रैक्शन फोर्सेस लगेंगे, मगर अगर हम बात करें मॉलिक्यूलर कंपाउंड की तो यहाँ लिगेंड और जो हमारा ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है दोनों के बीच अगर इंटरेक्शन फोर्स है तो दोनों के बीच का स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन होगा। ठीक है, फिर हमारे जो कॉम्प्लेक्सेस है इस कॉम्प्लेक्सेस को हम जो है सॉल्यूशन से सेपरेट नहीं कर सकते क्योंकि इनके बीच ऑलरेडी वीक अट्रैक्टिव फोर्सेस होते हैं। ठीक है, और जो हमारे मॉलिक्यूलर कंपाउंड्स होते हैं इनको हम क्या करेंगे, सॉल्यूशन से हम सेपरेट कर सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ प्रेसिपिटेट या इन द फॉर्म ऑफ सेंट्रिफिकेशन हम इनको सेपरेट कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि इनके बीच स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शंस होते हैं। ठीक है, तो अगर हम बात करें कि ऑर्गेनिक मॉलिक्यूलर फोर्सेस में इसमें मतलब जनरली जो हमारे कॉम्प्लेक्सेस होते हैं वो 2 तरीके के आगे आते हैं, एक तो या तो फिर इलेक्ट्रॉन डोनर एक्सेप्टर टाइप और दूसरे में होगा तो चार्ज ट्रांसफर टाइप का होगा। अब हम बात करें डोनर एक्सेप्टर टाइप। ठीक है, डोनर एक्सेप्टर में क्या होता है, बॉन्ड फॉर्म होता है अनचार्ज स्पीशीज के बीच और इसको स्टेबलाइज हम करते हैं डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन से। किसका माइक ऑन है इसमें? मैम स्लाइड तो शो होनी नहीं है, नेक्स्ट वाली अब हुई है मैम, पहले स्लाइड नहीं शो हो रही थी। स्लाइड नहीं शो हो रही थी? नहीं, वो पहली वाली स्लाइड शो हो रही थी, अब हुई।
अब दिखा? दिख रहा हाँ है मैम दिख शिवानी? रही है। शिवानी तुम्हारा नेट स्लो होगा। अब देखो तुम, जो डोनर एक्सेप्टर टाइप है, इस बॉन्ड के बीच जो हमारा बॉन्ड है एक अनचार्ज स्पीशीज के थ्रू है। अनचार्ज स्पीशीज मतलब जिसमें हमारा चार्ज ट्रांसफर नहीं हो सकता, ठीक है। तो डायपोल डायपोल ये लंदन फोर्सेस इनमें लगते हैं ताकि स्टेबिलिटी को इंक्रीज कर सके। जैसे हमारा है एन डाइमिथाइल एनिलीन और हमारा दूसरा है 2,4,6 ट्राइनाइट्रो एनिसो, ठीक है। तो इसमें जो है हम डोनर एक्सेप्टर टाइप को, एक तो हम इसको कोल्ड कंडीशंस में बनाते हैं, यानी हम इसको कॉम्प्लेक्स बना रहे हैं। कॉम्प्लेक्स हमारा कोल्ड कंडीशंस में बनता है, यहाँ लिखा हमने कोल्ड टेम्परेचर। तो ये हमारा डोनर एक्सेप्टर टाइप हमारा हमेशा कोल्ड स्पीशीज या कोल्ड टेम्परेचर में बनता है। अब यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे ये हमारा एन डाइमिथाइल एनिलीन है और ये हमारा 2,4,6 ट्राइनाइट्रो एनिसोल है, ठीक है। यहाँ पे जो नाइट्रोजन है, ये नाइट्रोजन जो है हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है इन कंपेयर टू हाइड्रोजन। तो ये नाइट्रोजन जब इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो ये डोनेट करेगा कि ये हाइड्रोजन के साथ एक बॉन्ड फॉर्म कर ले। तो इस तरह के वो हम क्या बोल रहे हैं, डोनर एक्सेप्टर टाइप, यानी इस हाइड्रोजन ने इस इलेक्ट्रोनेगेटिव नाइट्रोजन से बॉन्ड लिया है कॉम्प्लेक्सेशन बनाने के लिए, कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए। अब हम बात कर रहे हैं चार्ज ट्रांसफर मॉलिक्यूलर कॉम्प्लेक्सेस की। तो जो हमारे चार्ज ट्रांसफर कॉम्प्लेक्सेस में होता है, इसमें वन मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल पोलराइज करेगा दूसरे मॉलिक्यूल को, ठीक है। यानी ये मॉलिक्यूल, इसमें क्या है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगी। जब हम चार्ज ट्रांसफर की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन होगा, और जब इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन होगा तभी वो कॉम्प्लेक्स फॉलो कर पाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन है, तो यहाँ पे जब हम बात करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन की, तो यहाँ पे हम लोन पेयर की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे हम चार्ज डिफरेंस के मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं कि अगर कोई कितना नेगेटिव है कितना पॉजिटिव है, तो उसके बीच जो हमारी इंटरमॉलिक्यूलर बॉन्डिंग होगी और बनेगी इन कंपेयर टू डोनर एक्सेप्टर। क्योंकि हमारे इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन फोर्सेस जो होते हैं, या जो हम बात करें इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन की या चार्ज ट्रांसफर की, वो ज्यादा स्ट्रॉन्गर होते हैं इन कंपेयर टू डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन के। तो यहाँ हम बात करते हैं ट्राइनाइट्रोबेंजीन की, जिसके पास 3 नाइट्रोजन NO2 ग्रुप है, ठीक है। ये बेंजीन का स्ट्रक्चर है, 3 नाइट्रो ग्रुप है और इसको इंटरेक्शन किया हमने बेंजीन के साथ, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारा स्टीयरिंग इफेक्ट है, यानी इस इफेक्ट में क्या है कि जो हमारा ये ऑक्सीजन हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है और ये बेंजीन का जो स्ट्रक्चर है, यहाँ पे जो हाइड्रोजन है ये इलेक्ट्रो पॉजिटिव है, ठीक है। तो ये हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव और ये पॉजिटिव मिलके जो है बॉन्ड फॉर्म करेंगे आपस में। जब इंटरेक्ट होंगे तो ये एक इलेक्ट्रोस्टैटिक बॉन्ड फॉर्म कर देंगे, जिसको हम क्या बोलते हैं, चार्ज ट्रांसफर कॉम्प्लेक्स। आवाज आ रही है क्लास? यस मैम। ओके, Yes, ma'am. नेक्स्ट है तुम्हारा एसिडिक ड्रग और कैफीन का कॉम्प्लेक्स, ठीक है। एसिडिक ड्रग्स आपको पता है कि वो होते हैं जिनमें COH ग्रुप प्रेजेंट होता है, ठीक है। और कैफीन जो होता है वो हमारा, जैसे अगर तुम देखो तो ये जो तुम्हारा जो स्ट्रक्चर है जिसमें 2 3 4 नाइट्रोजन ग्रुप जुड़े हुए हैं, नाइट्रोजन एटम जुड़ा हुआ है, ये हमारा कैफीन का स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो कैफीन जो होता है केमिकली इट इज बेसिक इन नेचर। क्यों बेसिक होता है? क्योंकि जो नाइट्रोजन एटम्स हैं इसमें, उनके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है और ये अपने लोन पेयर को डोनेट करके बेसिक स्ट्रक्चर शो करते हैं, बेसिक प्रॉपर्टी शो करते हैं। तो जो तुम्हारा एसिडिक ड्रग है, लाइक ये बेंजोकेन हो गया या प्रोकेन हो गया, तो अगर तुम्हें स्ट्रक्चर में दिख रहा है तो जो C डबल बॉन्ड O वाला पार्ट है
इट विल एक्ट एज एसिडिक ग्रुप, ठीक है, क्योंकि COH ग्रुप में से सबको पता है अगर हाइड्रोजन हम रिप्लेस करेंगे तो कार्बोक्सिलेट आयन बनता है, यस और नो? यस मैम। ठीक है, तो ये जो कार्बोक्सिलेट आयन है, ये कार्बोक्सिलेट आयन एक्ट करेगा एज अ एसिडिक ड्रग, और हमारा यहाँ बेसिक ड्रग कौन सा है? कैफीन। तो इन दोनों के बीच में जब कॉम्प्लेक्स फॉर्म होगा तो उसको हम बोलेंगे ड्रग कैफीन कॉम्प्लेक्स। अब क्योंकि यहाँ पे जो ऑक्सीजन है इस पे नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट है, ठीक है, अब ये नेगेटिव चार्ज क्या करेगा, जो कैफीन के नाइट्रोजन एटम है, इन नाइट्रोजन एटम को इफेक्ट करेगा ताकि ये खुद पे क्या क्रिएट करे? पॉजिटिव चार्ज क्रिएट करे, ठीक है। अब इन पे जब पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होगा तो इन दोनों के बीच में, तुम्हें पता है कि पॉजिटिव निगेटिव मिलके न्यू बॉन्ड फॉर्मेशन करते हैं, तो जब तक नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज नहीं आएगा ये ऑक्सीजन उसके साथ बॉन्ड नहीं फॉर्म कर पाएगा। तो नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज लाने के लिए क्या करेगा, नाइट्रोजन अपने जो लोन पेयर है इसके पास, उस लोन पेयर को जो उसके एडजेसेंट कार्बन है, ठीक है, दिख रहा है, दो साइड एरो फॉर्म हुआ है, स्क्रीन दिख रही है सबको? यस मैम। दो साइड एरो, ये जो दो साइड आपका, एक साइड आपका इधर साइड जा रहा है, दूसरा आपका अपवर्ड साइड जा रहा है। तो इसका मतलब ये है कि ये जो नाइट्रोजन है ये अपने लोन पेयर या तो अपवर्ड साइड में जो इसके साथ कार्बन जुड़ा हुआ उसको डोनेट करेगा, या जो बिलो साइड जुड़ा है दोनों में से किसी एक को डोनेट करेगा, क्योंकि दोनों जो है कार्बोनिल ग्रुप है और दोनों की जो रिएक्टिविटी है वो सेम होगी। तो जब ये अपने लोन पेयर को कार्बन को डोनेट करेगा तो इस पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। अब ये पॉजिटिव चार्ज क्या करेगा, इस जो ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज है इसके साथ इंटरैक्ट करेगा, ठीक है, और इस इंटरैक्शन के वजह से जो कॉम्प्लेक्स फॉर्म होगा उसी को हम बोलते हैं ड्रग कैफीन कॉम्प्लेक्स। क्लियर अभी स्टूडेंट? यस मैम। यस मैम। ओके, अब हमने बताया था कि ये जो कॉम्प्लेक्स बना है, ठीक है, अगर हम बात करें ड्रग कैफीन कॉम्प्लेक्स की, तो जनरली जो हमारा ड्रग कैफीन कॉम्प्लेक्स होता है हम बनाते हैं मोस्ट ऑफ द ड्रग का एब्जॉर्प्शन इंक्रीज करने के लिए या बायो अवेलेबिलिटी इंक्रीज करने के लिए। क्या होता है बेटा एब्जॉर्प्शन और बायो अवेलेबिलिटी में डिफरेंस? देखो, जब हम कोई ड्रग लेते हैं, ठीक है, या अगर एक मिनट में व्हाइट बोर्ड शेयर करती हूँ, व्हाइट बोर्ड दिख रहा है? यस मैम। देखो, जब हम कोई भी मेडिसिन लेते हैं, ठीक है, तो हम उस मेडिसिन को जो है लेते हैं, वो मेडिसिन हमारी कहाँ जाती है? स्टमक में, ठीक है। मेडिसिन का स्टमक में टूटना या मेडिसिन का स्टमक में जब हम बात करते हैं टूटना, या उसमें से जो है जो हम मेडिसिन ले रहे हैं, मान लो जो आपने कैल्पोल खाई है, ठीक है, तो कैल्पोल हमने खाई, मगर इस कैल्पोल में कौन सी ड्रग होती है? पैरासिटामोल। तो इस कॉम्प्लेक्स में से पैरासिटामोल का निकलना वो हमारा होता है एब्जॉर्प्शन, ठीक है। अब ये जो हमारा गैस्ट्रिक है, हमारा स्टमक है, यहाँ से ड्रग ट्रेवल जब हमारी सिस्टमिक सर्कुलेशन में करती है, यानी ब्लड में जाती है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? बायो अवेलेबिलिटी, ठीक है। तो कितनी ड्रग हमारी स्टमक से निकलकर सिस्टमिक में जाती है तो उसे हम बोलते हैं बायो अवेलेबिलिटी। तो सिमिलरली जो हमारा कैफीन कॉम्प्लेक्स बना रहे हैं या जो हम कोई भी कॉम्प्लेक्स बना रहे हैं, जैसे हमने अभी स्टार्टिंग में बताया था, तो वो कॉम्प्लेक्स हमारा क्या था कि हमारी ड्रग को प्रिवेंट कर रहा था, या हमने ब्लड क्लॉटिंग के लिए या प्योरिफिकेशन के लिए कॉम्प्लेक्सेशन बना रहे थे। तो ड्रग कैफीन कॉम्प्लेक्सेस क्या करते हैं? किसी भी ड्रग का एब्जॉर्प्शन या बायो अवेलेबिलिटी इंप्रूव करने के लिए हम बना सकते हैं,
किसी भी ड्रग की सॉल्युबिलिटी अगर हमें कम करनी है या बढ़ानी है या डिसोल्यूशन रेट बढ़ाना है, ठीक है, तो उसके लिए हम जो है कैफीन कॉम्प्लेक्सेस बना सकते हैं। और फिर हमने जो है अगर हमें कोई भी जो है किसी ड्रग का बिटर टेस्ट को मास्क करना है, जैसे गैस्ट्रिक एसिड कॉम्प्लेक्स है, तो कैफीन और गैस्ट्रिक एसिड जो है मिलके जो है काफी एक बिटर टेस्ट देता है। तो हमें अगर च्यूएबल टैबलेट बनानी है, च्यूएबल टैबलेट क्या होती है, जो माउथ में डिसॉल्व होती है, ठीक है, तो अगर माउथ में अगर कोई चीज बिटर लगेगा तो उसको पेशेंट एक्सेप्ट नहीं करेगा, तो उसके बिटर टेस्ट को बनाने के लिए हम क्या करते हैं, बिटर टेस्ट को मास्क करने के लिए हम कैफीन कॉम्प्लेक्सेस बनाते हैं, ठीक है। क्या होता है कि कैफीन क्या करता है, जनरली हमारा गैस्ट्रिक एसिड जो होती है लेस सॉल्युबल होते हैं कैफीन के लिए, तो ये जो हमारा कॉम्प्लेक्स बनता है, जनरली जो हमारा इनसॉल्युबल कॉम्प्लेक्स बनता है, तो ये बिटर टेस्ट देता है। तो बिटर टेस्ट को कंट्रोल करने के लिए जो है हम क्या करते हैं, जो कैफीन है उसको जो है गैस्ट्रिक एसिड से सॉल्युबिलिटी कम कर देते हैं, और जब कोई चीज सॉल्युबलाइज नहीं होगा, माउथ में सॉल्युबल नहीं होगा, तो स्टमक में जाएगा तो हमें जो है वहां पे सॉल्युबिलिटी दे देगा, क्योंकि कोई भी चीज अगर माउथ में खुलेगी तो हमारे टेस्ट रिसेप्टर तो उसको पहचान लेंगे ना, इसलिए हम कैप्सूल्स फॉर्म में देते हैं। तो गैस्ट्रिक एसिड की सॉल्युबिलिटी कम करता है कैफीन, और कैफीन के साथ अगर हम कॉम्प्लेक्स बना देते हैं तो जब सॉल्युबल कम होगा तो माउथ में डिसॉल्विंग भी कम होगा, जब माउथ में डिसॉल्विंग भी कम होगा तो स्टमक में जाके ड्रग कॉम्प्लेक्स जब रिलीज हो जाएगा तो एब्जॉर्प्शन दे देगा, ठीक है, समझ में आया? यस मैम। फिर अब हम बात करते हैं ऑर्गेनिक मॉलिक्यूलर कॉम्प्लेक्स के बाद हम पॉलीमर कॉम्प्लेक्सेस बनाते हैं। पॉलीमर कॉम्प्लेक्सेस मतलब क्या होता है बेटा, जो हमारे पॉलीमर्स होते हैं फार्मास्यूटिक्स में यूज करते हैं, ठीक है। इसमें क्या मतलब, जैसे इसमें भी आपने ऑर्गेनिक में आपने कैफीन पढ़ा, कैफीन भी एक ऑर्गेनिक है, या आपने जो है ट्राई नाइट्रोएनिसोल पढ़ा, या आपने बेंजीन पढ़ा, तो ये सब ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है। मगर अगर हमें किसी ड्रग का कॉम्प्लेक्सेशन पॉलीमर्स के साथ बनाना रहता है, पॉलीमर्स हमारे जो होते हैं जैसे कार्बोक्सी मिथाइल सेलुलोज है, पॉलीथाइलिन ग्लाइकॉल है, अगर हमें पॉलीमर्स के साथ बनाना है तो वो हमारे कॉम्प्लेक्सेस क्या कहलाते हैं, पॉलीमर कॉम्प्लेक्सेस, ठीक है। जैसे जो पॉलीमर्स जिनमें एक न्यूक्लियोफिलिक ऑक्सीजन होता है, न्यूक्लियोफिलिक ऑक्सीजन मतलब क्या होता है, यानी जिस पॉलीमर्स में नेगेटिव ऑक्सीजन होता है, ठीक है, उसको हम न्यूक्लियोफिलिक ऑक्सीजन बोलते हैं, ठीक है। तो वो पॉलीमर्स जिनमें जो है नेगेटिव ऑक्सीजन होता है, वो अगर हमारी ड्रग के साथ हम उनको बाइंड करके कॉम्प्लेक्सेशन बना दे, तो यहाँ पे जो कॉम्प्लेक्सेशन बनता है तो वो हमारे पॉलीमर्स और ड्रग के बीच अगर बनता है तो उसे हम पॉलीमर कॉम्प्लेक्स बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारे जैसे पॉलीथाइलिन ग्लाइकोल है या कार्बोक्सी मिथाइल सेलुलोज है, तो इनमें जो है ऑक्सीजन जो होता है न्यूक्लियोफिलिक होता है, ठीक है। इन मॉलिक्यूल्स में जो है ऑक्सीजन यूज होता है, वो ऑक्सीजन हमारा न्यूक्लियोफिलिक होता है, मतलब वो कोई इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग में पार्ट नहीं करेगा, वो अपना ऑक्सीजन डोनेट कर देगा। तो जब इन पॉलीमर्स में से जो है ये अपना ऑक्सीजन डोनेट कर देते हैं ड्रग को, और ड्रग इसके साथ कॉम्प्लेक्स बना लेती है, तो इस तरह के कॉम्प्लेक्स को हम क्या कहते हैं, पॉलीमर कॉम्प्लेक्स, ठीक है। मगर अगर ये कॉम्प्लेक्स अच्छे से नहीं बनता है या अगर इस कॉम्प्लेक्सेशन की एफिकेसी नहीं है, तो उस केस में क्या हो सकता है, उस केस में इनकम्पैटिबिलिटी हो सकती है, जैसे सस्पेंशन है, इमर्शन है या ऑइंटमेंट है, ठीक है। तो सस्पेंशन हो सकता है नीचे जम जाए, या सस्पेंशन बने ही ना, फ्लॉक्स बन जाए, ठीक है, या इमल्शन सेपरेट हो जाए, ठीक है, वाटर अलग हो जाए, ऑयल अलग हो जाए, या ऑइंटमेंट में से जो सॉलिड कंटेंट है उसका मॉइस्चर लॉस हो जाए, या उसमें जो है सॉलिड अलग हो जाए और वाटर अलग हो जाए ऑइंटमेंट से। दूसरा डिसएडवांटेज है कि अगर ये पॉलीमर कॉम्प्लेक्स अच्छे से नहीं बने तो हो सकता है, जैसे कॉम्प्लेक्सेस को अगर हमने कंटेनर में रखा है, ठीक है, कोई भी हमने कोई कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन बनाया, हमने उसको किसी कंटेनर में रख दिया, तो अगर मान लो हमने जो है
ग्लास कंटेनर्स में रखा तो उसमें जो अल्कलाइन मटेरियल होता है, हो सकता है उसको लीच आउट कर दे, तो हमारी ड्रग इम्प्योर हो जाएगी। या अगर कोई कॉम्प्लेक्सेस है, उसको हमने कोई प्रिजर्वेटिव के साथ डाल दिया और उसने उसके साथ इंटरेक्ट कर दिया, तो उस केस में क्या हो सकता है, प्रिजर्वेटिव की एफिकेसी कम हो जाएगी, और जब प्रिजर्वेटिव की एफिकेसी कम हो जाएगी तो माइक्रोबियल कंटामिनेशन ज्यादा हो जाएगा। ठीक है। यस अब मैम। इसमें दूसरा है, इसमें हम जो है पिक्रिक एसिड कॉम्प्लेक्स बनाते हैं पॉलीमर कॉम्प्लेक्स में। पिक्रिक एसिड हमारा स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, तो अगर हम कोई स्ट्रॉन्ग बेस यूज करें तो वो हमारा सॉल्ट हो जाएगा। ठीक है। मगर अगर हम किसी स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ वीक बेस जब यूज करते हैं, देखो स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ स्ट्रॉन्ग बेस यूज करेंगे तो सॉल्ट हो जाएगा, मगर स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ अगर वीक बेस यूज करेंगे तो वो हमारा कॉम्प्लेक्स फॉर्म कर लेगा। जैसे ब्यूटेसिन पिक्रेट, पिक्रिक एसिड एंटीसेप्टिक है, ब्यूटेसिन हमारा एनेस्थेटिक है, तो 1% हम जो है इसका ऑइंटमेंट जो है बना सकते हैं। ये हमारा कॉम्प्लेक्स हो गया, क्योंकि पिक्रिक एसिड हमारा स्ट्रॉन्ग एसिड है और ब्यूटेसिन हमारी ड्रग है। इस ड्रग को जो है, ये ड्रग जनरली वीक बेस है, तो हम इसका 1% ऑइंटमेंट सॉल्यूशन बना लेते हैं या 1% ऑइंटमेंट बना लेते हैं, और ये जनरली जो बर्न है या अगर कहीं कुछ कट जाता है तो हम इसका एज यूज कर सकते हैं। ठीक है। डिसएडवांटेजेस ये है कि अगर पिक्रिक एसिड के साथ जो है अगर हम कार्सिनोजेनिक एजेंट्स यूज करते हैं या कार्सिनोजेनिक कोई भी सब्सटेंस यूज करते हैं, जैसे कोई भी वीक बेस जिसमें जो है कार्सिनोजेनिक प्रॉपर्टी हो, ठीक है, अगर वो कॉम्प्लेक्स फॉर्म हो जाएगा तो उससे क्या होगा, तो वो कॉम्प्लेक्स डिक्रीज नहीं करेगा उस कार्सिनोजेनिक एजेंट्स को, वो इंक्रीज कर देगा उस ड्रग की कार्सिनोजेनिक एक्टिविटी को। ठीक है। एक मिनट रुकना जरा। जैसे ये हमारा पिक्रिक एसिड है, ठीक है, पिक्रिक एसिड को अगर हम बेंजीन के साथ यूज कर देंगे, ठीक है, तो बेंजीन के साथ अगर यूज करके ये कॉम्प्लेक्स बन जाएगा, तो ये जो कॉम्प्लेक्स होगा ये कार्सिनोजेनिक एक्टिविटी इंक्रीज कर देगा। ठीक है। तो डिसएडवांटेज भी है, तो डिपेंड करता है हम जो है वीक बेस वो कौन सा यूज कर रहे हैं। ठीक है। अगर वीक बेस कोई कार्सिनोजेनिक एक्टिविटी शो करता है, जैसे बेरिलियम हो गया, कैडमियम हो गया या बेंजीन हो गया, तो वो सब क्या करेगा, कार्सिनोजेनिक एक्टिविटी इंक्रीज कर देगा। और अगर वीक बेस नॉर्मलाइन है, उसमें कोई कार्सिनोजेनिक एजेंट नहीं है, तो वो हम उसको एज अ एंटीसेप्टिक ऑइंटमेंट बना सकते हैं। ठीक है। अब हम पढ़ेंगे कल इंक्लूजन कॉम्प्लेक्स। ठीक है। ठीक है सेकेंड ईयर। हाँ मैम। हाँ Yes, गोविंद, ma'am. ठीक है, पढ़ लेना। ओके मैम। यस ठीक है। मैम। Yes, मैम अभी क्या बोला आपने, फिर से ma'am. बोल दीजिए, आवाज आ रही है थोड़ी। क्या कह रहे हो उद्भव? पढ़ लेना।